हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको करवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान सुना है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और कह रहे हैं कि उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से है, जबकि हमारा राब्ता आवाम से है। इंतखाबात की गहमा गहमी है, सियासी इत्तेहाद का ज़माना है। जो पुराने हरीफ हैं वो हलीफ बन रहे हैं, जो पुराने हलीफ हैं वो हरीफ नज़र आते हैं। पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अहम रही है हमेशा से, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट जिस तरीके से बनी, जैसे अदम एतमाद हुआ और जिस तरह से ये हुकूमत चली, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ही अहम किरदार रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद और उससे पहले का भी जो कुछ अरसा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ दूरियों का एहसास होता हुआ दिखाई देता है। दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात आते हैं, उनको अगर एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से एनालाइज़ किया जाए तो यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हार्ड फीलिंग्स हैं। और वो हार्ड फीलिंग्स क्यों हैं, कुछ इस हवाले से बात करेंगे आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे गाज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, OIC और अरब लीग का हंगामी इजलास कितना मुआवन और मददगार साबित हो सकता है। और तीसरे हिस्से में जनाब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की। तो आते हैं जनाब, पहला हिस्सा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात से इत्तेहाद करेगी। और माजी में कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM से इत्तेहाद हुआ, इत्तेहाद टूटा, लेकिन पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM का इत्तेहाद हुआ है। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नहीर हुसैन बुखारी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो यही सवाल है कि बिलावल साहब को क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से है? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि जो चेयरमैन साहब ने बात की, वो जो पिछले अरसे में जिस किस्म की सहूलतें उनको फराहम की जा रही हैं, जिस तरह उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, ऑब्वियसली तो फिर चेयरमैन साहब का यही कहना था कि सिलेक्टर्स के साथ उनका कोई राब्ता है। आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से लेके, बल्कि केयर टेकर कैबिनेट फॉर्म करने से लेके अभी तक, और उस कैबिनेट में जो मेंबर्स हैं उनकी वाबस्तगियाँ किसके साथ हैं, किन किन जमातों के गवर्नर्स आज भी बैठे हुए हैं, किस जमात के लीडर ऑफ हाउस सेनेट में बैठे हुए हैं, और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स सिंध में जो फ्लड इफेक्टेड लोग थे उनकी रिहेबिलिटेशन रोक दी कि बाकी जगह चल रहे थे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स ब्यूरोक्रेट्स की सिंध में कर दी गई, बाकी जगह कंटिन्यू की। तो इसीलिए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और बिल्कुल हम इत्तेहाद ही रहे हैं। और आज हमारे ख़िलाफ़ अगर इत्तेहाद बनते हैं तो इससे हम घबराते नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी 55 साल तारीख़ में बहुत सारे इत्तेहाद जो उनके ख़िलाफ़ बने उनको फेस किया। लेकिन शाह साहब, जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि नून लीग के लोग ये कहते हैं, एक तो ये कि हमारी कोई ऐसी इख्तलाफात वाली सूरत हाल है नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि आप लोग तो बिल्कुल उनके साथ थे, तो अचानक से आपको ये क्यों गुमान होने लगा कि शायद उनके लिए कोई रास्ता हमवार किया जा रहा है इक़्तिदार का? क्या आपसे भी कोई, जब पीडीएम की गवर्नमेंट का ज़माना था, आपसे भी कोई बातचीत हुई थी कि इक़्तिदार का फार्मूला क्या होगा जो भी आइंदा सूरत हाल बनेगी? नहीं, कतन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। एक तो इंतखाबात का फार्मूला, जो इंतखाब के जो नताइज आएंगे उसके मुताबिक तय होगा कि किस जमात के पास कितनी सीटें हैं, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, फिर प्रोविंस की सूरत हाल है वो तो उसके रिजल्ट पे करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो मैंने जो जिक्र किया, ये ऐसे इश्यूज़ थे कि जिन इश्यूज़ पे हमें कंसर्न था कि किसी एक जमात को क्यों बेनिफिट दिया जाए या उनको क्यों प्रोजेक्ट किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि हर सियासी जमात जो एलिजिबल है
आने वाले इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तमाम के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो केयर टेकर्स हैं उनको नॉन पार्टिसन होना चाहिए। ईसीपी इंश्योर करे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। सही। लेकिन ये जो पिछले दिनों में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और जिस तरह उनको रिलीफ मिलती रही और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और जो एग्जेक्टिव है, जो आज एग्जेक्टिव है, जिस तरह उसका ट्रीटमेंट टुवर्ड्स मियाँ साहब था, तो वो सब इस पर तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि एक ऐसे शख्स पे कि जो मुल्क से कोर्ट से एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, भला प्रोटेक्टिव बेल मिल की, और प्रोटेक्टिव बेल के बाद फिर जो सूरत हाल है बेल की कि बेंच पूछता है कि नैब को ज़रूरत तो नहीं कस्टडी मियाँ साहब की, तो नैब का तो कोई रोल नहीं था, ठीक है, क्योंकि अंडर ट्रायल नहीं थे, अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, कन्विक्टेड थे, तो वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो कैद काट रहे थे और तो उनको आपको लगता है कि रिलीज अदालतें किया भी गया। उनको फैसिलिटेट कर रही हैं? वैसे एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि नून लीग और ख़ासकर मियाँ साहब, ये इनके पास बुखारी साहब की ऑडियो। हाईजैकिंग केस में सज़ा होगी, बैरून मुल्क चले गए, 9 साल बाद आके अपील की जो टाइम बार्ड थी। तो रिलीफ मैनेज करना मियाँ साहब को आता है कि 2000 में मैनेज करके बाहर चले गए, एग्रीमेंट करके चले गए, सही। एग्रीमेंट माना नहीं, फिर कभी कहा 10 साल है, कभी कहा 5 साल है, फिर वापस से सीख ले आए, फिर अभी 2020 में 19 में अभी फिर कन्विक्शन के बाद बाहर चले गए और फिर अभी वो तशरीफ वापस ले आए 23 में। तो ये मैनेजमेंट तो वो कर लेते हैं, उन्होंने मैनेज कर लिया। ठीक है, आप कोर्ट से ये भी बड़ी उनको ये बड़ी रिलीफ मिल सीरियस जाती है। बात कर रहे हैं आप। ये इनडायरेक्टली तो ये अदालतों के ऊपर भी बात है। आप समझ रहे हैं कि मियाँ साहब या उनकी जमात को ये फन आता है, अदालतें मैनेज हो जाती हैं पाकिस्तान में? मैं अदालतों की मैनेज की नहीं, मैं रिलीफ की मैनेज करता हूँ कि अच्छा। उनके पास अच्छे आर्गूमेंट्स होते होंगे, अच्छे लॉयर्स होते होंगे। अच्छा, मैंने अदालतों की मैनेजमेंट की तो बात नहीं की, मैंने तो कहा ये रिलीफ को मैनेज कर लेते अच्छा, हैं। मुझे ये बताइए कि अब जो पंजाब की सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी पंजाब में कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, कुछ वोटर्स को अट्रैक्ट कर लिया जाए, कुछ बड़े लोग शामिल हो जाएं। क्यों पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वैसी पजीराई नहीं मिल पाती? देखिए, ये कोशिश की जाती रही मुख्तलिफ क्वार्टर से कि पीपल्स पार्टी को कामयाबी के हमकनार होने दिया जाए पंजाब में। उसके लिए रिजल्ट्स मैनेज किए जाते रहते, उसके लिए पोजीशन जैसी बनाई जाती रही, इत्तेहाद बनाए जाते रहे। फिर 1988 का आपको याद होगा एक नारा लगा कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात में 3 दिन का फर्क होता था। नेशनल असेंबली की मेजोरिटी सीट हमने जीत थी पंजाब से, और जब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन आया तो एक नारा लगा दिया गया, जाट पंजाबी जाट। फिर IGI को बनाया गया और फिर बनाने वालों ने बाद में सब्सिक्वेंटली नियुक्त किया जनरल हमीद गुल साहब ने। तो हम समझते हैं कि आज भी अगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी अपना शेयर पंजाब में ज़रूर ले लेगी। और इन इंतखाबात के बारे में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई हुई है एयर मार्शल असगर खान साहब के केस में। तो इसलिए हम समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो मुल्क के लिए बहुत अहमियत के आमिल हैं, मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सही। आज हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। आज गरीब पिस गया है और उसकी क़ुव्वत ख़रीद मर चुकी है, उसके इस्तात नहीं रही।
तो इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप बहुत पंजाब जरूरी में है। किसी के साथ और आने वाले इत्तेहाद करने का सोच रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन है इत्तेहाद की, IPP एक ऑप्शन है, क्या है? नहीं, वो देखिए जी, अब हमें किसी ने रुजू किया तो हम ज़रूर गौर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी वो जमात है जो इलेक्शन कमीशन के पास एनलिस्टेड है, वो एलिजिबल है अपने कैंडिडेट्स फील्ड करने के लिए। बाकी IPP भी है, लेकिन हमसे जब कोई रुजू करेगा तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो इट इज़ ओपन टू डायलॉग। और हमने अगर नवाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग कर लिए 2006 में, अगर हमने मियां नवाज शरीफ साहब की हमायत की जब वो एक धरना दिया गया, तो हम समझते थे कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से हुकूमतें निकाली जाएँ किसी जमात को हुकूमत से, जबर के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए, लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए, धरनों के ज़रिए हुकूमतें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने भी सपोर्टेड मियां साहब लेकिन शाह साहब, अभी क्या इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये सवाल पूछा जाना चाहिए आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात कुछ ख़राब हुए हैं, अपसेट हुए हैं? क्योंकि लग रहा था बीच में कि ठीक हो गए हैं या अच्छे हो गए हैं। नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हकीकत को बिल्कुल समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बाकी दीगर मुल्कों में भी है। हम ये तवक्को करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि जो हमारा 1973 का आइन है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें पैरामीटर्स डिफाइंड हैं स्टेट ऑर्गन्स के। तो हर स्टेट ऑर्गन को उस आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करना चाहिए। हमारा तकाजा सिर्फ ये है। और MQM के साथ जो नून लीग का इत्तेहाद हुआ है उस पर आपके लोग बहुत नाखुश हैं। आप खुद MQM के साथ कई बार इत्तेहाद कर चुके हैं, कई बार आपका इत्तेहाद टूटा, रोज़ रूठते थे, रोज़ मनाते थे। हमने खुद देखा असेंबली के एक जो बेंच है उससे उठ के वो दूसरे बेंच पे जाते थे, शाम को आप राज़ी कर लेते थे उनको। तो नून लीग के इत्तेहाद पे क्यों एतराज़ है? हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और ये आप कह रही नाखुश है, इस नाखुशी का इजहार मैंने किया या मेरी क़यादत ने कहीं किया? आपकी जमात के मतलब बहुत तो सारे आप assume कर रही हैं ना? आपकी जमात के बहुत सारे रहनुमाओं को ये कुछ साजिश लग रही है और पता नहीं क्या लग रहा है। नहीं, वो आप अज्यूम कर रही हैं। हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनते रहे हैं और हम इत्तेहाद से घबराते नहीं। मेरे शेबा ने कल कहा कि शायद इस इत्तेहाद का हमें फ़ायदा भी हो। तो इंतखाबी इत्तेहाद तो होते रहते हैं, भला ये अपनी किस्मत आजमाई कर लें। मुंतखब तो वो होगा जिसको आवाम करेंगे। इससे ना तो हम घबराए हैं, ना हमें कोई घबराहट है। आपको फ्री एंड पीपल्स फेयर पार्टी के इलेक्शंस होते हुए इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं शाह साहब? हम तवक्को करते हैं, हम उम्मीद करते हैं और हम तकाजा भी करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नईर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमसे बात कर रहे थे जी। यहाँ पर एक शामिल करेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे गाज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अरब लीग और OIC का हंगामी इजलास हुआ है, जो इस्लामी ममालिक के अहम तरीन सरबराहान हैं, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरब के ख़ुद अमीर वहाँ पर मौजूद हैं, और ईरान के जो सरबराह हैं वो एक अरसे के बाद सऊदी अरब गए हैं। ये बैठक कितनी अहम है, गाज़ा की सूरत हाल में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इसराइल को बर्बरियत से कैसे रोका जा सकता है, जंग बंदी के लिए कितने इम्कानात मौजूद हैं, आज की इस बैठक से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुछ गाज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और अरब लीग और OIC का जो हंगामी इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ कर रहे हैं। दुनिया अभी तक इसराइली जहारियत को रोकने में नाकाम है, जंग बंदी के लिए कोई पेशरफ्त हो नहीं रही। और हमने दावत दी है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को, जो कि मशरिक़ वस्ता पे खुसूसी नुमाइंदे भी हैं हुकूमत के और उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब। किस तरह से आप देख रहे हैं जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें OIC के इजलास, अरब लीग की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो रही हैं बाराबर साबित नहीं हो रही, क्या किरदार अदा करना चाहिए दुनिया को ताकि जो गज़ा में मासूम बच्चे, नहते लोग, जिस तरह से उनके लिए ज़िंदगी तंग की हुई इसराइल ने, कुछ उसको रोका जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा फोरम है
और इस वक्त सबसे जो इस गम और हुज़न की कैफियत में भी हौसला अफजा बात है कि ईरानी सदर जो कि तकरीबन 12 साल बाद जो है वो सऊदी अरब गए हैं, वो मौजूद हैं, तुर्की के सदर मौजूद हैं, अमीर कतर मौजूद हैं, फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट मौजूद हैं। तो तमाम आलम इस्लाम की क़यादत इस वक्त जो है वो मौजूद है सऊदी अरब में। और अब तक की जितनी भी तकरीरें हमारे सामने आई हैं या गुफ्तगू सामने आई है, अमीर मोहम्मद बिन सलमान की, तुर्क प्रेसिडेंट की, ईरानी सदर की, अमीर कतर की, वो हौसला अफजा है इस हवाले से कि सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये जुल्म सितम का जो सिलसिला है ये अब मजीद नहीं चल सकता और इसको ख़त्म होना होगा और हमें मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ उनकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, अल-अक्सा की आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। ये एक अब तक की जो कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल है उसमें ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि पूरी उम्मत एक नुक्ते पर खड़ी है और जो माजी में हम कभी तकसीम देखते थे वो तकसीम इस वक्त नहीं है। लेकिन ताहिर अशरफी साहब, जो मामला है कि यही अरब के जो बड़े लीडर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब खुद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें भी जाहिर है इनका किरदार था। तो आपके ख्याल में जो जिन मुल्कों के साथ ये बातचीत कर रहे थे अब उन पे इनका जोर चलना चाहिए और सऊदी अरब का एक इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर, मगरबी दुनिया के ऊपर भी है आलम इस्लाम के अलावा, तो सऊदी अरब के उस किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी इसमें, क्योंकि बहुत ताख़ीर हो चुकी है पहले ही। देखिए, एक तो मैं ये बात अर्ज करूं कि हमारे यहाँ जो सऊदी अरब कोशिश कर रहा था उसको हमारे यहाँ बड़ा गलत तर्जुमा उसका किया गया। सऊदी अरब ने कभी भी बगैर फ़लस्तीनी रियासत के इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने जब भी बात की, जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसको में अमेरिकन उस गुफ्तगू में शामिल थे और उसकी बुनियाद ये थी कि फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत दें जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो तो हम ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस दौरान 7 अक्टूबर हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है वो बाकी ममालिक को अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरब उसमें लीड कर रहा है। जो कुछ अमेरिकन वजीर खारजा के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, बाकी जो हुई वो सब सामने है। और इस वक्त अगर हम देखें दुनिया में तो तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा हैं जो 24 आवर हम देखते हैं कि इस मामले के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब या अब कोई दूसरा मुल्क जिनके ताल्लुकात हैं, कोई 33 या 30 इस्लामी मुल्क हैं, उनके अलावा इस वक्त कोई बगैर हल के इसराइल से ताल्लुकात कायम करना चाहेगा या उसके करीब होना चाहेगा। इसराइल वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि क्योंकि मगरबी दुनिया के साथ अब रवाबत बहाल हुए हैं, ईरान के लिए भी आपको पता है कि माहौल थोड़ा सा बदला और ईरान और सऊदी अरब का करीब होना भी बड़ा अहम है। तो ये जो बदलते हुए हालात हैं ये किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं जंग बंदी की तरफ सूरत हाल को पुश करने के लिए? कौन से और मुल्क आप समझते हैं, चाइना भी बड़ा एक्टिव था, कौन से और मुल्क है जिनके साथ लॉबी करनी चाहिए आलम इस्लाम के इन लीडर्स को? मेरा ख्याल है कि इस मामले में ऑलरेडी रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका के साथ भी बातचीत हो रही है, तुर्की की भी हो रही है, सऊदी अरब की भी हो रही है, मिस्र की भी हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहां अमेरिका, बरतानिया, यूरोप इसराइल के साथ हमें खड़े नजर आते हैं, वहां कुछ वो मुल्क भी नजर आते हैं जिन्होंने अभी तक इस्लामी मुल्कों ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल से खत्म नहीं किए या अपने सफीर नहीं बुलाए, जिससे इसराइल को बहरहाल एक तकवीत मिलती है। लेकिन आज जब एक मुत्तफिका ऐलान रियाद सामने आएगा तो उससे वो तकवीत खत्म हो जाएगी। वो ताकत इसराइल की जो वो इस्लामी दुनिया से लेने के लिए या उसको मौजूद थी वो खत्म होगी। और मेरा ख्याल है कि ये नशिस्त आज की जो है ये इतनी नहीं होगी कि ये एक इज्तिमा हुआ और ख़त्म हो गया। इसके अमली इक़दाम भी हमें फौरी तौर पर अगले 24 से 48 घंटे में देखने को मिलेंगे। इस हवाले से आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ अमीर कतर जो है, कतर में एक इजलास हुआ जिसमें हमास थी, अमरीकी जो है नुमाइंदे थे, हमास के नुमाइंदे थे, कतर के थे और इसराइल के नुमाइंदे भी कहा जाता है उस इजलास में थे। उसके बाद अमीर कतर अबू ज़ेबी गए, फिर वो मिस्र गए।
तो ये चीजें तो तेजी के साथ ठीक है। डेवलप हो रही हैं। और कल रात से अमीर कतर जो है वो सऊदी अरब, फिर उनकी एक जो नशिस्त हुई है अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो इन सारे हालात को हम ये समझ सकते हैं कि अब जो बर्बरियत और वहशत का अमल है इसराइल का, वो तो खात्मे के करीब है। अब कितनी जल्दी वो खत्म होता है और आगे क्या लाया अमल होता है, वो आज हमें ऐलान इंशाअल्लाह। रियाज जो आता है उस तक इंतजार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन तमाम कायदीन को वहदत और इत्तेहाद की तौफीक दे और ऐसा लाए अमल आए जिससे ये जुल्म और सितम का सिलसिला ख़त्म हो सके। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी ताहिर अशरफी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन बड़ी तेज़ी से सूरत हाल को काबू करने के लिए हिकमत अमली भी बनाई जा रही है, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो इसराइली जारहियत है, जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, कल भी सबसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं गज़ा में अल-शिफा, उसको जिस तरीके से निशाना बनाया है इसराइल ने, वो इतना अफसोसनाक है, वो मनाज़िर इतने तकलीफ़ देह हैं कि उनको दोहराना भी एक इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन बहरहाल कोशिश भी जारी है और दुआ भी यही है कि दुनिया इसराइल से ये जितने भी जंगी जराइम हैं इसराइल को उसमें रोकने में कामयाब हो जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से और IMF के साथ हमारे मामलात कहाँ पहुँचे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात करते हैं कुछ मुल्क के माशी मामलात के हवाले से और बिलखुसूस IMF के साथ अब हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि IMF को और भी कुछ मुतालबात हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में जो टैक्स क्राइम्स हैं उस हवाले से भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं और कुछ सख्त शराइत का एक बार फिर जिक्र हो रहा है। तो हम बात करेंगे हारून शरीफ साहब, मुल्क के मायनाज हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। हर दफ़ा ही IMF आता है तो हम ये कहते हैं कि बहुत सख्त कुछ शराइत आने वाली हैं और मज़ीद सख्ती की जाएगी, तो क्या ऐसा इशू है कि जो एक प्रोसेस है हमारा उनके साथ एग्रीमेंट का, उसके बाद जो हमने जितनी भी चीज़ों को कंप्लायंस करना होता है वहाँ कहीं कोई कमी रह जाती है? शुरू में हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती, कोई रोड मैप नहीं होता? जी बहुत शुक्रिया तंजीला। देखिए, इसको हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जो करंटली हमारा चल रहा है अरेंजमेंट, इसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहा जाता है, जो उन्होंने बड़ा एक सोच समझ के किया था इन द होप के इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो एक मीडियम टर्म प्रोग्राम उनके साथ बात की जाएगी, तो गैप को ब्रिज करने के लिए। इसके 4 हिस्से थे। पहली ट्रांच इमीडिएटली रिलीज कर दी थी। जो बाकी के हिस्से हैं, एक तो ये था कि बजट की इम्प्लीमेंटेशन पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा था कि आप गैर जरूरी अखराजात को, अपने एक्सपेंडिचर को, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, एनर्जी सेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं। डॉलर का फ्री फ्लोट था। तो मैं इसमें तफसील में जाए बगैर बताता हूं कि जहां हम निगोशिएशन जब होती है रिव्यू की इस ट्रांच की डिसबर्समेंट के लिए, जो कि दूसरी है, उसके अंदर जो एविडेंस देते हैं हम IMF को, वहां पर डिबेट होती है कि आया वो उस एविडेंस पे सेटिस्फाइड है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि आपने एग्री किया था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेसिकली डील करने के लिए आप एक जामिया प्रोग्राम देंगे हमें। सही। आप हमें ट्रांजैक्शंस तो बता रहे हैं कि हम PIA पे ये कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, बट वी नीड कैबिनेट अप्रूव्ड पॉलिसी पेपर कि इसको आगे कैसे लेकर जाना है। सिमिलरली आपको याद हो, आते ही उन्होंने SIFC को समझने की कोशिश की कि जी ये कैसे सर्टेनिटी ला सकती है इन चीजों के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आप डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं, हमें कोई रैशनल दीजिए कि ये जो कम कर रहे हैं, आपने ये किस बेस पे डेवलपमेंट की स्पेंडिंग कम की है, क्योंकि कल को ब्लेम IMF पे आएगा कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम वो नीचे चली गई। तो ये सारी चीजों अब मुझे इसमें बताइए कि जो अगर मैं 1 बाय 1 आपसे पूछ लूं कि हमारे यहाँ जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का इशू है, जाहिर है अभी हमने देखा पिछले कुछ अरसे में कहा जा रहा था कि तरजीही बुनियादों पर प्राइवेटाइजेशन हो रही है PIA की और इस तरह के इदारों की। यू थिंक इतनी जल्दी में प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने से बेहतर था कि ये हुकूमत एक प्लान बना लेती और एक रोड मैप तय कर लेती? जी तंजीला, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि एक तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इशू क्या है।
इशू ये है कि जो ये लॉसेस कर रही हैं हुकूमत की इनएफिशिएंसी की वजह से, इन लॉसेस को फिल करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा या लोन का पैसा अब नहीं जाना चाहिए, तो हमें उसको रोकना है। प्राइवेटाइजेशन उसका एक हल है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के पूरी दुनिया में नतायज जो हैं वो मिक्स्ड हैं, कोई वो मैजिक नहीं है कि उससे सब कुछ रिस्ट्रक्चर हो जाता है। कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट आउट किए हैं कंपनियां, कुछ ने इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को दे दिया है, कुछ ने शेयर्स, बिल्कुल के थ्रू शेयर फ्लोट करते हैं, कुछ जो है अनबंडल कर देते हैं उनकी 3-3, 4-4। सो ये एक्सपर्ट्स का काम है। मेरे हिसाब से इंटरिम गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते कि अब से हुकूमत जो है कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं चलाना चाहती, और उसके लिए हम ये कंपनियों को एक एक्सपर्ट के ग्रुप को दे रहे हैं कि वो हमें एडवाइस करें कि अगली हुकूमत इसको कैसे लेके और मेरा ख्याल है कि उसमें एक ब्लैंकेट पॉलिसी भी नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर कंपनी की रिफॉर्म्स और वहाँ पे जो सूरत हाल है उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होगी, तो जाहिर है ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि कर लेना चाहिए जी था। बिल्कुल, इसको मैं 30 बरस से मुख्तलिफ ममालिक में देख रहा हूँ। इवन जब ये फैशन में था 70s और 80s में, तो यूके का, अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का तजुर्बा खासा मिक्स्ड रहा है। तो मेरी अभी भी ये इनसे एक एडवाइस ही दे सकते हैं कि आप एक तो फैसला कर लें कि अब से हमने टैक्स पेयर का पैसा इनके लॉसेस में नहीं डालना, इनके लॉसेस को पार्क करके यू पास इट ऑन टू एक्सपर्ट्स, लेकिन एक जामे रोड मैप आप बना। ठीक है, जरा अगले इशू की तरफ भी मैं आपकी क्विकली जाना चाहती हूँ, वक्त क्योंकि हमारे पास कम होगा। SIFC में हमने जितनी पता नहीं इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कितनी आनी है, लेकिन हमारी होप्स की इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो गई है। आप क्योंकि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड IMF से, जो उनके ऑब्जर्वेशंस के हवाले से आपके पास यकीनन खबरें होंगी, किस तरह से वो SIFC के मॉडल को देख रहे हैं या देखेंगे? जी देखिए, SIFC का मॉडल को वो 2-3 एंगल से देखेंगे। एक तो ये है कि वो इसकी कंटिन्यूटी कब तक इंश्योर होती है, आया अगली हुकूमत जब आती है वो भी इसको सपोर्ट करती है, विच इज लाइकली, क्योंकि इसके अंदर बहुत वाइड रेंजिंग इदारे इन्वॉल्व हैं। दूसरा वो देख रहे हैं कि गल्फ के साथ कितनी रियलिस्टिक आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। देखिए, SIFC की अप्रोच इस वक्त ट्रांजैक्शन बेस्ड है, हम डील्स करना चाह रहे हैं। SIFC की अप्रोच कोई रिफॉर्म बेस्ड या पॉलिसी बेस्ड नहीं है। मतलब अभी वो कैश इन फ्लो के ऊपर ज्यादा उनका है फोकस, कि जल्दी से पैसे पाकिस्तान में आ जाए, थ्रू वो कैश इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कैश इंजेक्ट होता है, मेरी वरी इसमें ये है कि जब SIFC के जो लोग हैं जो बैठे हैं ऊपर, वो इतने सीनियर लेवल के हैं कि उनका एक 24/7 का दूसरा जॉब है, उनको माइक्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग में नहीं पड़ना चाहिए, उनको ये पास ऑन करना चाहिए जो लोग ये डील्स कर सकते हैं। तो इसमें और हमें अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं करनी चाहिए, हमें 1-2 डील चाहे छोटी हो करके उनको अनाउंस करना चाहिए ताकि एतबार बढ़ना शुरू हो। एक आखिरी मुझसे आपसे सवाल पूछना है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। एक जो हमारे यहाँ टैक्स एग्जेम्प्टेड जो एरियाज हैं, बार बार वो अंडर क्वेश्चन आते हैं, समहाउ वहाँ पे बिल्कुल भी पेशरफ्त नहीं होती। जी देखिए, हमारा बहुत सालों से जो मॉडल है मुआशी, उसको एक हम पैटर्नेज बेस्ड कहते हैं। हम एग्जेम्पशंस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं कुछ सेक्टर्स को, लेकिन हम उनको टारगेट्स नहीं देते। देखिए ना, जैसे अगर हम एक्सपोर्टर को बिजली सस्ती दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, हम उनको जो टैक्स पेयर का पैसा उनको जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इन रिटर्न आप हमें क्या देंगे। अब ये वक्त है कि हम जब पैसा डालें तो हम एक टारगेटेड सब्सिडी बनाएं कि जी आपको अगर हम पेट काट के दे रहे हैं तो आप भी तो हमें फॉरेन एक्सचेंज इतना ला के दें। बहुत जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त बात की आपने। अभी तो हम जो एग्जेम्पशंस देते हैं, मेरा ख्याल है वो कुछ तबकात को सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए दे रहे होते हैं, टू यू नो जितनी भी उसमें मैं एक रैशनल बनाने की जरूरत है, एहतियात जितनी भी बरत लूँ, बात यही निकलती है कि आपने कुछ लोगों को खुश करना है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब जी, गुफ्तगू आपने सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।